राइडर ईवीएम सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम, मतलब मानव तंत्र। देखिए, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर विशिष्ट कार्य करने वाले ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये ऊतक किसी अंग विशेष का कार्य करते हैं या अंग विशेष का निर्माण करते हैं और ये अंग मिलकर किसी एक तंत्र का निर्माण करते हैं और विभिन्न तंत्र मिलकर इस मानव देह या यूं कहें इस शरीर का निर्माण करते हैं। तो किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतकों से अंग, तंत्र एवं शरीर का निर्माण होता है। यदि मानव तंत्र की बात करें तो मानव में विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 लिखें, जो हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, वो है पाचन तंत्र। नंबर 2 श्वसन तंत्र। नंबर 3 परिसंचरण तंत्र। नंबर 4 उत्सर्जन तंत्र। नंबर 5 जनन तंत्र। नंबर 6 तंत्रिका तंत्र और नंबर 7 कंकाल। तो मनुष्य के शरीर का जो निर्माण होता है वो इन सभी तंत्रों से मिलकर होता है। अब हम एक एक तंत्र का बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र जो होता है इसमें मुख्य रूप से अंग और इसमें काम आने वाली ग्रंथियां मुख्य रूप से हैं। यदि अंगों को देखें तो मुख, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार काम में आते हैं। अब ये सारे जो अंग हैं, ये सारे अंग मिलकर हमारी आहार नाल का निर्माण करते हैं और आहार नाल को 3 कार्य करने होते हैं। ये 3 कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 आहार को सरलीकृत करके पचाना, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो विभिन्न पॉलीसैकेराइड्स के रूप में हम खाते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड्स को सरल अणुओं में तोड़ता है ताकि हम उनका अवशोषण कर सकें। नंबर 2 ये जो पचित आहार है, इस पचित आहार में से अवशोषण करना। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, उस आहार में से अवशोषण का कार्य करने का भी काम कौन करती है? आहार नाल करती है। नंबर 3 जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो पाचन अंग हैं, ये पाचन अंग मुख्य रूप से आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हमारा जो पाचन तंत्र है, इसमें कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं या एंजाइम स्रावित करती हैं। उनमें मुख्य रूप से लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय है। अभी हम डायग्राम के माध्यम से इन अंगों की स्थिति एवं संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पाचन तंत्र की यदि संरचना को देखें तो सबसे पहले हमारे मुख होता है। मुख खुलता है मुख कुआ में, और मुख कुआ में जिह्वा, दांत और ये जो है ये है आपके लार ग्रंथियां। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका खुलती है आपकी ग्रासनाल में और ग्रासनाल आमाशय में आपकी खुलती है।
आमाशय से एक नलिका रूपी संरचना बाहर निकलती है जो कि ग्रहणी का पार्ट बनाती है। ये जहाँ पर ग्रहणी और आमाशय का भाग होता है, यहाँ से एक संरचना और जुड़ी हुई होती है जिसे हम यकृत कहते हैं। यकृत एक पाचक ग्रंथि है और इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन स्रावित होते हैं। ये एंजाइम जो स्रावित होते हैं वो पीताशय में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें आकर एकत्रित होते हैं और यहाँ से फिर भोजन के इस ट्रैक में मिला दिए जाते हैं। ये आपकी अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है। मनुष्य शरीर में एकमात्र अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती है। ये अपना स्राव इस ग्रहणी में छोड़ती है और ग्रहणी से ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये छोटी आंत का हिस्सा है। छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है और जुड़ने वाले स्थान पर एक कर्मी रूप संरचना पाई जाती है जिसे हम कर्मी रूप परिशेषिका या वर्मी और अपेंडिक्स कहते हैं, जो हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में रहती है। यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होती है और इस प्रकार से ये मल द्वार तक खुलती है। अब यदि इनके अंगों को देखा जाए तो सबसे पहले मुख होता है। मुख में आपको मालूम होना चाहिए हमारे दांत होते हैं और ये जो दांत हैं ये दांत एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं जिन्हें हम गर्भदंती यानी कि ट्रिकोडेंट और द्विबारदंती, हमारे मनुष्य में दांतों का जो प्रकार होता है वो गर्भदंती का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंडिबल यानी कि मैंडिबल जो होता है यानी कि जबड़ा जो होता है उसमें धसे हुए रहते हैं। गर्भदंती क्या मतलब? गर्भ में दांत, ठीक है, यानी कि धसे हुए रहते हैं इसमें हड्डी में। नंबर 2 द्विबारदंती का क्या मतलब है? द्विबारदंती का मतलब है कि मनुष्य में एक बार दांत उगने के बाद में वो धीरे धीरे गिरना चालू हो जाते हैं और दूसरी बार उन्हें नए दांत प्रारंभ होते हैं जिसे हम कहते हैं द्विबारदंती। यानी अपने जीवन में वो 2 बार दांतों की उनके उत्पत्ति होती है। तो गर्भदंती में द्विबारदंती। और यदि हम दांतों के प्रकारों की बात करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक या इंसीजर, दूसरा है रदनक या केनाइन, तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर और चौथा है चवर्णक। कृंतक दांत जो होते हैं, ये जो कृंतक दांत होते हैं ये कृंतक दांत किसी वस्तु को काटने या कुतरने के कार्य में आते हैं। रत्नक दांत जो होते हैं किसी भी पदार्थ को या भोज्य पदार्थ को चीरने या फाड़ने के काम में आते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक ये जो इन्हें हम सामान्य भाषा में डाढ़ भी कहते हैं, छोटी डाढ़ या बड़ी डाढ़। तो ये जो डाढ़ें होती हैं ये इस प्रकार के जो दांत हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और यदि इनकी संख्या की बात करें तो एक दंत सूत्र होता है, मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। यहाँ पर ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है बटे में जो रखी है अंश बटे हमें अंश यहाँ पर ऊपरी जबड़े को रिप्रेजेंट करता है और हर जो है वो निचली जबड़े के दांतों के जोड़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम इंसीजर की संख्या देखें तो इंसीजर की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 जोड़ी और निचले जबड़े में 2 जोड़ी, यानी कि कुल टोटल 4 जोड़ी इंसीजर मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। यानी कि टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। इसी प्रकार से कैनाइन 2 ऊपर 2 नीचे, प्रीमोलर 4 ऊपर और 4 नीचे और चवर्णक यानी कि मोलर 6 ऊपर और 6 नीचे। इस प्रकार से मनुष्य में कुल टोटल 32 दांत होते हैं। अब देखिए दांतों से आगे चले तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी जिह्वा है। क्या है? हमारी जिह्वा, जो कि एक मांसपेशी की संरचना होती है और ये जिस स्थान पर जुड़ी हुई होती है
उस पेशी को नाम बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम लिंगुअल। जिस स्थान से जुड़ी हुई होती है उस पेशी का क्या नाम है? फ्रेनुलम लिंगुअल। और ये कहां खुलती है? ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका में और ग्रासनाल को जोड़ने के स्थान पर एक अति महत्वपूर्ण संरचना और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस की हिंदी होती है घाटी ढक्कन। ये जो घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस है, इसका कार्य क्या है? ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। निकलते समय भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। करती क्या है? जैसे हम निकलते हैं तो ये श्वास नली को ढक लेती है और भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो इसका मुख्य कार्य। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका स्वरयंत्र, जो ये वाला पार्ट होता है, ये स्वरयंत्र आपको दिखेगा। और इसके बाद में ग्रासनाल। ग्रासनाल जो खुलती है वो आमाशय में खुलती है। आमाशय पेशीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आमाशय की दीवारों से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किया जाता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। और आमाशय की बात करें तो आमाशय में 3 भाग होते हैं आमाशय के। पहला बोलते हैं कार्डियक, दूसरा होता है पाइलोरिक और तीसरा होता है फंडिक। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। कार्डियक इसलिए कहा गया है कि ये जो वाला भाग है, ये वाला, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक भाग। अब देखिए, जहां पर ग्रासनाल और आमाशय जुड़ता है वहां पर कुछ पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन पेशियों को हम क्या कहते हैं? ये पेशियां जो होती हैं, इन पेशियों को पहली जो पेशी है ग्रास नलिका अवरोधिनी। कौन सी नलिका है ये? कौन सी पेशी है? ग्रासनाल। ग्रासनाल, ग्रास नलिका, ग्रास नलिका अवरोधिनी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जहां पर ये आमाशय एंड होता है, यहां पर एक पेशी पाई जाती है जिसे हम जठर निर्गमीय पेशी कहते हैं। जठर निर्गमीय पेशियां। इन पेशियों का कार्य समझिए। ये जो ग्रास नलिका अवरोधनी प्रकार की पेशी है, ये जो भोजन होता है उसको ग्रास नाल में जाने से रोकने का कार्य करती है, नंबर 1। नंबर दूसरी जो पेशियां पाई जाती हैं, ये पेशी आमाशय से भोजन के निष्कासन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये यकृत आता है। यकृत की 2 लोब्स होती हैं, 2 पालियां होती हैं, दाई पाली और बाएं पाली। जो दाई पाली, ये वाली दाई पाली है और ये बाएं पाली है। दाई पाली जो होती है, यानी कि दायां भाग जो होता है वो बड़ा होता है और ये वाला पार्ट छोटा छोटा होता है। यहाँ पर ये यू आकार की जो आपको दिख रही है, ये ग्रहणी कहलाती है और इस ग्रहणी में ही जुड़ी हुई होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि 2 हार्मोन स्रावित करती है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन जो होता है वो अंतःस्रावी का कार्य करता है और ये बाह्य स्रावी का कार्य करती है। इसलिए हम अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी ग्रंथि का उदाहरण मानते हैं। यहाँ पर से छोटी आंत स्टार्ट होती है और छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, अग्रसूत्रांत
क्षुद्रांग। ठीक है, तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग, ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांग और क्षुद्रांग। अब देखिए यहां पर ये जो इसकी लंबाई जो आपकी बात करें तो ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है और ये जिस जगह बड़ी आंत से जुड़ी होती है वहां पर कोमेनुमा या कृमि रूप की एक संरचना पाई जाती है। इस कृमि रूप संरचना को हम कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका या वर्मीफोर अपेंडिक्स। यहां से आपकी बड़ी आंत स्टार्ट होती है और बड़ी आंत जो होती है, इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। देखिए बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कॉलम, सीकम और ब्रैक्टम। अब देखिए बड़ी आंत की यदि हम साइज की बात करें तो ये लगभग 1 से 100 मीटर लंबी होती है, लगभग 1 मीटर के करीब होती है और यहाँ पर ये मलाशय पाया जाता है और मलाशय के द्वारा मलद्वार खुलता है। इस प्रकार से भोजन मुख से और मलद्वार तक पहुंचता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कुछ लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लाल ग्रंथियों ये कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 है पैरोटिड ग्रंथि, नंबर 2 है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और सबलिंगुअल ग्रंथि। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के पास लगभग यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ये हमारा जो जबड़ा होता है यहाँ पर लगभग यहाँ पर पाई जाती है और सबलिंगुअल जो ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि, ये हमारी जीभ के निचले हिस्से की तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो भोजन जो जीभ होती है भोजन को मिलाने का कार्य करती है लार में और लार में मिलाने के बाद में ये भोजन को ग्रास नाल में ग्रसिका के माध्यम से भेज देती है। जो ग्रसिका होती है ये भी 3 प्रकार, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ओसोफेगस, लैरिंगोफेरेक्स और ओसोलैरिंगोफेरस। तो अब देखिए यहाँ पर स्वरयंत्र है, इसके बाद में भोजन आमाशय में आ जाता है। आमाशय में बहुत हल्का पाचन होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसमें HCl स्रावित होता है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद में आप देखिए पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होते हैं और देखिए यहाँ पर जो भोजन आता है वो बोलस के रूप में आता है। जब भोजन में लार मिल जाती है तो उसे बोलस कहते हैं और जैसे ही इसमें पित्त रस मिल जाते हैं अर्थात ग्रहणी में जैसे ही आता है, इसमें ग्लूकोगॉन है, आपके इंसुलिन है और पित्त रस, रेनिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये इस प्रकार के एंजाइम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो उस वो भोजन पतला रूप ले लेता है और उसे हम काइम कहते हैं। और ये काइम यहाँ पर पाचन और अवशोषण का कार्य करता है, मुख्य रूप से पाचन में मलद्वार। तो इस प्रकार से यदि हम संरचना को अच्छे से देखें तो इस संरचना में आपको मुख से लेकर और मलद्वार तक सभी अंगों के बारे में मालूम होना चाहिए।